नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत है। ईडीओ के एग्जाम के लिए जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पंचायती राज अधिनियम भी करवाऊंगा, और जो पंचायती राज अधिनियम का जो पहला टॉपिक हमारा लिखा हुआ है वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आज अपन इसी पर चर्चा करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। पहले जो है पूरे टॉपिक के आधार पर अगर आप देखें तो मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में जो पंचायती राज का इतिहास बताया हुआ है, 2 वीडियो इससे पहले आए हुए हैं। उसमें पंचायती राज अधिनियम का जो इतिहास है, यानी पंचायतों की स्थापना का जो इतिहास है, वैदिक काल से लेकर आजादी तक, और समितियों का उल्लेख, कौन कौन सी समितियां बनी और कौन सी समितियों में कौन कौन सी सिफारिशें की गई, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आज के वीडियो में जो हम 73वां संविधान संशोधन 1992 है उस पर चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी थोड़ी बहुत हो चुकी थी, लेकिन आज अपन इस पर डिटेल पर चर्चा करेंगे और जो उसके आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो परिचय है इसका कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका पूरा नाम है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। मतलब ये अधिनियम कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन कब लाया गया, तो ये 1992 में लाया गया। फिर नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। यानी इससे पहले भी हमने चर्चा किया था कि जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 1952, जो 2 अक्टूबर 1952 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, तब ये जो है योजना असफल हो गई थी। अब उसके लिए जो है वो तत्कालीन सरकार ने, जो पंडित नेहरू के नेतृत्व में थी, उस सरकार ने जो बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया। किस कमेटी का गठन किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया। 1957 में उन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि पंचायतों की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। यानी हर राज्य में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर पर कार्य करेंगे। ये उन्होंने क्या किया? अपनी सिफारिशें दी, और उसी के आधार पर जो नरसिंह राव सरकार थे 1992 में, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लाया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लेकर आए। तो हम उसी के बारे में बता रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, नरसिंह राव सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए ये संविधान संशोधन लेकर आए। ये जो संविधान संशोधन था वो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित किया गया। आजकल जब कभी भी आपका जो है व्यापम का पेपर होता है, तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही नजदीक के मतलब उसका आंसर होता है। इनका डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में ये क्या हो गया? पारित कर दिया गया। तो इनको ध्यान रखिएगा। होता यह है कि जब कोई अधिनियम पारित किया जाता है तो लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसके पश्चात जब राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर कर लेते हैं, तब वो अधिनियम माना जाता है, अधिनियम मान लिया जाता है, उसे अधिनियमित कर दिया जाता है। तो किसी भी अधिनियम को पारित करने की यही व्यवस्था है कि लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित हो जाए, और इसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, तब फिर वो गजट में प्रकाशित होता है, और गजट में प्रकाशित होने के बाद उसे देश के लिए लागू मान लिया जाता है। तो ये 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा में पारित कर लिया गया, और 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पारित कर लिया गया। ये दोनों को डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों कब हो रहे हैं? 1992 में हो रहे हैं। इसके अलावा चूंकि 17 राज्यों के समर्थन के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, तो 17 राज्यों का समर्थन क्यों आवश्यक था? 17 राज्यों का समर्थन क्यों लिया गया? तो आपको यहां पर जानना जरूरी है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय कहने का मतलब यह है कि संविधान का जो अनुसूची बनाए गए हैं, 12 संविधान, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। तो जो 12 अनुसूचियां हमारे पास मौजूद है, उन अनुसूचियों के 7वें नंबर की अनुसूची में वो केंद्र राज्य शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि केंद्र की क्या शक्ति होगी और राज्यों की शक्ति क्या होगी, उनका विभाजन किया गया है। मतलब सारी शक्तियों के, संविधान में शक्तियों का विभाजन भी बताया गया है कि राज्य कौन से कानून बना सकते हैं, किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वरना दोनों में तनाव हो जाएगा, दोनों में संघर्ष हो जाएगा कानून बनाने की शक्ति को लेकर। तो 7वीं अनुसूची में व्यवस्था दी गई है कि किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएंगे और किस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएंगे। तो उसके लिए 3 सूची का निर्माण किया गया है। जो पहली सूची है संघ सूची है, जिसके जो विषय रखे गए हैं उसमें केवल और केवल केंद्र सरकार कानून का निर्माण करती है, जबकि जो राज्य संघ सूची, राज्य सूची के विषय पर जो है केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाते हैं।
जबकि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, यानी दोनों को आजादी दी गई है कि दोनों अगर चाहें और दोनों अगर कानून बनाते हैं, ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून क्या होगा, सर्वोपरि होगा, यानी उसको मान्यता ज्यादा दी जाएगी। और एक और सूची जो इन तीनों सूची के अलावा कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है, उसे अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत माना जाता है, जिसके लिए कानून बनाने की शक्ति किसको दिया गया है, केंद्र सरकार को दी गई। तो यहीं पर ध्यान रखिएगा आपकी इसमें समर्थन 17 राज्यों का समर्थन इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, यानी पंचायत के लिए जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों को प्रदान किया गया है। राज्य ही कानून उसके लिए निर्माण कर सकते हैं। भले ही 73वां संविधान संशोधन किसने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। तो 17 राज्यों के समर्थन के पश्चात इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, 20 अप्रैल 1993 को, मतलब अगले वर्ष। तो तीनों डेट याद रखना है, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 20 अप्रैल 1993 को। इसके बाद लागू जो है 24 अप्रैल 1993 को हुआ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सरकार को जो अधिनियम पारित किया जाता है उसको गजट यानी सरकारी जो पत्र होता है उसमें प्रकाशित करना होता है, और जिस दिन से सरकारी पत्र में प्रकाशित हो जाता है उस दिन से इसे पारित मान लिया जाता है। तो 24 अप्रैल 1993 को गजट में प्रकाशित किया गया और इसी दिन मान लिया गया कि ये पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है वो हमारे देश में लागू हो रही है। और 24 अप्रैल के दिन ही इसे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके बाद इस व्यवस्था में यानी जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें कुल अनुच्छेद 16 अनुच्छेद रखे गए। ये जो भाग 9 में रखे गए, कौन से भाग 9 में, जो हमारा संविधान का जो भाग है, क्योंकि अलग अलग अध्यायों में बटा हुआ है हमारा संविधान, तो हमारे संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद, अलग से 16 अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई, जो आर्टिकल नंबर 243 यानी 243 से लेकर 243 ओ तक है। 243 से लेकर 243 ओ तक 16 अनुच्छेद जोड़े गए जो पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में क्या करता है, व्यवस्थाएं प्रदान करता है। और साथ में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इन 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए जिसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए जो है स्वायत्ता प्रदान की गई कि पंचायत उस 29 विषय पर कार्य कर सकते हैं जिन कार्यों को संविधान ने उनको सौंपा है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, कुल 16 अनुच्छेद हैं, कहां से कहां तक है, 243 यानी 243 से 243 ओ तक। और इसमें 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं, तो 29 विषय रखे गए हैं, और जिसमें क्या बताया गया, 29 विषयों में पंचायतों को कौन कौन से विषयों पर कार्य करना है इसके बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 नरसिंह राव की सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में, 17 राज्यों के समर्थन के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 20 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ यानी गजट में प्रकाशित हुआ 24 अप्रैल 1993 को। कुल अनुच्छेद 16 है, 243 से लेकर 243 ओ तक, और भाग 9 में इसकी व्यवस्था दी गई है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 11वीं अनुसूची, 11वें नंबर के अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायतों को कार्य करने की व्यवस्था प्रदान करता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। एक व्यवस्था आपको और ध्यान रखनी है कि भाग 4 क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में पंचायतों को क्या दिया गया है, पंचायतों के गठन की व्यवस्था बताई गई है अनुच्छेद 40 में। क्या ध्यान रखना है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में पंचायतों की राज्य, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया था, जो नीति निर्देशक तत्व है वो प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तन नहीं होने का मतलब है कि न्यायालय में प्रवर्तन नहीं है, इनको राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अगर राज्य चाहेंगे तो इन्हें लागू करेंगे और राज्य नहीं चाहेंगे तो लागू नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 40 जो गांधीवादी व्यवस्थाओं को लागू करता है, गांधी के सपना को पूरा करता है पंचायतों की स्थापना करने का, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि पंचायतों को यानी जो ग्राम है उनको स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिए। और उनकी इस मांग को संविधान सभा में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने क्या किया था, लाया था, यानी उस मांग को रखी थी। और इसमें क्या कर दिया, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें क्या कर दिया, इसको शामिल कर दिया। कुछ राज्यों में ये लागू नहीं है, कुछ राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं है, वैसे तो पूरे देश में लागू है, लेकिन कुछ राज्यों में ये व्यवस्था लागू नहीं है। कौन कौन से जगह पर, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की गई है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें लागू नहीं किया गया है, दिल्ली में। ठीक, तो कहां लागू नहीं है, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ये लागू नहीं है। तो यहां पर भी ध्यान रखना है, पंचायती राज की सूची के विषय है,
राज्य सूची का विषय है। फिर अपन आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आर्टिकल 243 यानी 243 से लेकर 243 में कौन कौन से बातें दी गई हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं और कौन कौन से उसमें प्रावधान दिए गए हैं, उनके बारे में एक एक करके अनुच्छेद को समझते चलेंगे और सारे अनुच्छेदों को आपको रटना भी, सारे अनुच्छेदों को याद भी करते चलना है ताकि इनमें से कोई अनुच्छेद पूछा जाए। सभी आर्टिकल 243 में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ तक ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो इन सारी व्यवस्थाओं को आपको याद करते चलना है। सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद नंबर 243 ए। सबसे पहले क्या देते हैं, अनुच्छेद नंबर 243 में देखकर चलते हैं कि अनुच्छेद नंबर 243 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 243 में पहली बार बताया गया है, इसके परिभाषा के बारे में बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम पंचायत की परिभाषा, जनपद पंचायत की परिभाषा और जिला पंचायत की परिभाषा, और साथ में ग्राम सभा की परिभाषा ये बताई गई है। ये सारा परिभाषा खंड है। अनुच्छेद नंबर 243 में 243 में बताया गया है परिभाषा। तो ग्राम पंचायत क्या होगा, तो ग्राम पंचायत की परिभाषा में बताया गया है कि एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों से, क्या ध्यान बताया गया है, ग्राम पंचायत का मतलब एक या अधिक ग्राम से मिलकर, यानी एक या एक से अधिक गांव से मिला हुआ जो संगठन होगा वो ग्राम पंचायत कहलाएगा। मतलब एक ग्राम पंचायत में एक गांव भी हो सकता है, दो गांव भी हो सकते हैं और तीन गांव भी हो सकते हैं। तो एक से अधिक गांव या ग्रामों से मिलकर बनी हुई जो संस्था होगी उसे अपन क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत कहेंगे। जनपद पंचायत, जनपद पंचायत कहते हैं ग्राम पंचायतों से मिला हुआ जो संगठन होगा जो मध्यवर्ती स्तर पर कार्य करेगा। जो किस स्तर पर कार्य करेगा, मध्यवर्ती स्तर पर कार्य करेगा, उसे जनपद पंचायत कहेंगे। और जिला पंचायत किसे कहते हैं कि जनपद पंचायत से बनी हुई कोई ऐसी संस्था जो जिला स्तर पर काम करेगा उसे अपन जिला पंचायत कहेंगे। तो तीनों को याद रखना है। ग्राम पंचायत उसे कहते हैं जो एक या एक से अधिक गांवों से मिलकर बनी हुई हो। जनपद पंचायत उसे कहते हैं जो विभिन्न ग्राम पंचायतों से मिलकर मध्यवर्ती स्तर पर कार्य करता है। और जिला पंचायत जिला स्तर पर काम करता है जो जनपद पंचायत का संगठन है। ये तीनों को ध्यान रखना है। फिर ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा में ग्राम की यानी गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों का समूह, यानी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में बड़ा ही अंतर होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्राम पंचायत कहने का मतलब है एक चुनी हुई संस्था होनी चाहिए जिसमें चुनाव होता है, सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं और पंच होते हैं, यही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। जबकि ग्राम सभा में ग्राम के जितने भी मतदाता होंगे जो कैसे होंगे, पंजीकृत होंगे, किस रूप में, मतदाता सूची के रूप में, उनके सदस्यों का समूह, यानी गांव के सारे नागरिक जो 18 साल से अधिक हो गए, क्योंकि पंजीकृत मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए यही एलिजिबिलिटी है कि वो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हो। तो वो सारे लोग जो 18 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, जो वयस्क हो और जिनका नाम मतदाता सूची में उपलब्ध हो, उस सारे लोगों का जो संगठन होगा वो ग्राम सभा के रूप में माना जाएगा। किस रूप में माना जाएगा, उसे ग्राम सभा के रूप में माना जाएगा। तो 243 में अनेक परिभाषाएं हैं जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम सभा, यानी याद रखिएगा कि मतदाताओं का जो संगठन है, यानी पूरे ग्राम के समूह के जो लोग होंगे, यानी सारी जनसंख्या बच्चों को छोड़कर, किसको छोड़कर, 18 उम्र से कम उम्र के लोगों को छोड़कर सारे वयस्क लोगों की संस्था होगी जिनका नाम मतदाता सूची में हो, उसे अपन क्या कह सकते हैं, ग्राम सभा। फिर याद रखना है कि जनपद पर, ये तीनों परिभाषा आगे अपन देखते हैं इसको। 243 ए में क्या बताया गया है, 243 ए में बताया गया है ग्राम सभा की शक्ति, यानी इस ग्राम सभा की शक्ति के बारे में पूछा गया है। ग्राम सभा बोलने से मतदाता सूची वालों का जो वयस्क लोगों का जो संगठन होगा, सारे जो वयस्क लोगों का जो मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। तो इस ग्राम सभा की शक्ति क्या होगी, तो ग्राम सभा की शक्ति का क्या होगा, योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देंगे। यानी केंद्र सरकार की कोई योजना हो जाए, राज्य सरकार की कोई योजना हो जाए, या जिला जो है स्तर पर की कोई योजना हो जाए, या जनपद स्तर की कोई योजना हो जाए, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करता है, उनमें क्रियान्वयन में सहायता कौन करता है, ग्राम सभा के सहायता से उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकता है। यानी कि जो ग्राम व्यवस्था में ग्राम सभा सबसे शक्तिशाली होती है, ग्राम पंचायत से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है ग्राम सभा, क्योंकि वह आम जनों का संगठन है। तो सारे योजनाओं के क्रियान्वयन में किसका सहयोग प्राप्त होता है, ग्राम सभा का सहयोग प्राप्त होता है। दूसरा, लाभार्थी की पहचान। अगर ग्राम पंचायत में यानी किसी गांव में कोई लाभार्थी है, कोई हितग्राही है, तो लाभार्थी और हितग्राही का पहचान
वहां के लोकल लोग ही कर सकते हैं। तो लोकल लोगों की सभा कौन सी है? ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा यही कार्य करती है कि वो लाभार्थी वाकई में वो लाभार्थी है या नहीं है, उसके सत्यापन का काम, उसके पहचान का कार्य कौन करता है? ग्राम सभा के माध्यम से होता है। तो जब कभी किसी योजना का लाभ किसी लाभार्थी को या फिर हितग्राही को लाभ प्राप्त करना होगा तो उसमें ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा। तो योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए भी और लाभार्थी के पहचान करने के लिए भी ग्राम सभा की प्रमुख भूमिका होगी। फिर सामाजिक अंकेक्षण में, अब सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है? जब कोई सरकारी कोई योजना संचालित की जाती है तो दो प्रकार के ऑडिट होते हैं। पहला जो ऑडिट होता है वो वित्तीय ऑडिट होता है, जिसे लोकल ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। तो वो ऑडिट जो है उसके लिए एक अलग सा नियुक्ति होती है लोगों का, उसमें संपरीक्षक, लेखा संपरीक्षक या यूं कह लें कि ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक, इसको ऑडिटर भी कहा जाता है। तो ये ऑडिटरों की नियुक्ति होती है। और दूसरा जो अंकेक्षण होता है यानी ऑडिट होता है वो सामाजिक स्तर पर होता है, जिसमें ग्राम पंचायत के लोग ही क्या करते हैं, जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे वो लोग ये देखने का कार्य करते हैं कि कोई योजना का क्रियान्वयन या कोई कार्य, जो कार्य उस ग्राम पंचायत में संचालित की जा रही है, उनका सही तरीके से निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, या उनमें कोई गलतियां रह गई हैं तो कौन कौन सी गलतियां रह गई, उसे सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण के नाम से जाना जाता है। जो आपके एडीओ के सिलेबस में एक पूरा टॉपिक है सामाजिक अंकेक्षण, जो ग्रामीण विकास वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो सामाजिक अंकेक्षण का भी कार्य किसका है? ग्राम सभा का ही है, क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण का जो दायित्व है वो लोकल लोग मिलकर करते हैं और ग्राम सभा भी लोकल लोगों का ही संगठन है। तो सामाजिक अंकेक्षण का भी कार्य करता है। योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के सभी चरणों में इनकी मॉनिटरिंग करनी होती है। यानी ग्राम सभा जब योजना का निर्माण हो रहा है ग्राम पंचायत के लिए, तो निर्माण के वक्त भी उनका अनुमोदन आवश्यक है। योजना का जब क्रियान्वयन हो रहा होता है, जब उसको लागू किया जा रहा होता है, तब भी उनका अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। तो हर चरण में जितने भी क्रियान्वयन या योजना के निर्माण के जितने भी चरण होंगे, उन चरणों में ग्राम सभा का अपना योगदान रहेगा ही। यानी वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि कार्य सही तरीके से संचालित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये कहां बताया गया? आर्टिकल 243A में बताया गया है। ये ग्राम सभा की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और ग्राम सभा की शक्ति क्या होगी? योजना के क्रियान्वयन में और लाभार्थी के पहचान में, सामाजिक अंकेक्षण में, योजना के क्रियान्वयन और निर्माण के प्रत्येक चरण में इनकी मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर अनुच्छेद 243B यानी अनुच्छेद 243B क्या बताया है? पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। लेकिन पंचायतों के गठन के क्राइटेरिया का निर्धारण भी कर दिया गया है। क्राइटेरिया का निर्धारण बीच बीच में बदल भी सकता है, जैसे जैसे जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जाएगा क्राइटेरिया भी बदल सकता है। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, पंचायतों के गठन में जो ग्राम पंचायत गठित किया जाएगा वो सामान्यतः कम से कम 1000 जनसंख्या पर किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत क्या किया जाएगा? गठित किया जा सकता है सामान्यतः। दूसरा, जनपद पंचायत या इससे अधिक जनसंख्या भी हो सकती है। जनपद पंचायत की जो संख्या होगी 50,000 अगर जनसंख्या है तो वहां पर उस जगह पर जनपद पंचायत का गठन किया जा सकता है। और जिला पंचायत का गठन 5 लाख की जनसंख्या पर किया जा सकता है। ये मिनिमम व्यवस्था दी गई है। ग्राम पंचायत 1000 जनसंख्या पर, जनपद पंचायत 50,000 जनसंख्या पर या जिला पंचायत 5 लाख की जनसंख्या पर किया जा सकता है, गठित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत 1000 या उससे अधिक, जनपद पंचायत 50,000 या उससे अधिक, जिला पंचायत 5 लाख या उससे अधिक। साथ में जो इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, छत्तीसगढ़ में 3 स्तर की पंचायत व्यवस्था बनाई गई है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। लेकिन कुछ एक राज्यों में कम से कम दो स्तर पर और अधिक से अधिक 4 स्तर पर जो है ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया सकता है। यानी कि हमारे यहाँ जैसे ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत है, कुछ लोग चाहें तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और एक और पंचायत गठित कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में होता है न्याय पंचायत के रूप में। और कुछ जगहों पर जनपद पंचायत वाले को क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि 2 से 4 स्तर पर हो सकते हैं। और जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, जहां जिस राज्य की जनसंख्या यह क्या होनी चाहिए? 20 लाख से कम हो, वहां पर मध्यवर्ती स्तर को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। यानी जनपद पंचायत को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ग्राम पंचायत 1000 जनसंख्या पर, जनपद पंचायत 50,000 जनसंख्या पर, जिला पंचायत 5 लाख जनसंख्या पर लागू होता है। छत्तीसगढ़ में यही व्यवस्था है, तो आपसे यही पूछा जाएगा। खास बात यह ध्यान रखनी है कि जिस जगहों पर 20 लाख, जिस राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या, वहां पर मध्यवर्ती स्तर यानी जनपद पंचायत को क्या किया जा सकता है? हटा दिया जा सकता है।
इस वाली व्यवस्था को हटा देंगे तो सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला पंचायत बच जाएंगे। तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ही लागू किया जा सकेगा। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 243 बी में बताया गया है। फिर आर्टिकल 243 सी में क्या बताया गया है कि पंचायतों की गठन और संरचना तय करने की शक्ति, यानी अगर पंचायतों का गठन किया जाएगा या उनकी जो संरचना बनाई जाएगी, गठन करने का मतलब है कि किस स्तर पर पंचायत गठित किए जाए, और संरचना का मतलब है कौन उसके सदस्य होंगे और कौन उसके सदस्य नहीं होंगे, यानी एक ग्राम पंचायत में कौन लोग हो सकते हैं, कौन लोग नहीं हो सकते हैं। तो इन पंचायतों के गठन और संरचना तय करने की शक्ति किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी, क्योंकि पंचायत में पहले ही बता चुका हूं कि पंचायत किस सूची के विषय है? राज्य सूची के विषय, इसलिए इनके बारे में निर्णय करने का अधिकार किसके पास होगा? राज्यों को होगा। तो अगर पूछा जाए किसी तरह का कि पंचायत को गठन करने का या संरचना निर्माण करने की शक्ति किसकी होती है, तो ये राज्य सरकारों की होती है। ठीक है, तो पंचायतों के गठन और संरचना तय करने की शक्ति किसकी है? राज्य सरकार की। अब सरकार ये भी तय कर सकती है कि निर्वाचन जो चुनाव हो रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए या अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, किन किन पदों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए और किन किन लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यह है कहने का कि उसमें जनता सीधे डायरेक्ट वोटिंग करती है, सीधे, जैसे अभी आप जिन लोगों को भी वोट देंगे उन लोगों के वोटिंग के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। जैसे विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जिन लोगों को जनता स्वयं वोट देती है वो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जबकि चुने हुए प्रतिनिधि अगर किसी को चुनते हैं, वोट देते हैं, जैसे उप सरपंच का चुनाव पंचों के द्वारा किया जाता है, तो उप सरपंच का जो पद होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरा जा रहा है। तो ये भी तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है कि चुनाव प्रत्यक्ष होने चाहिए या अप्रत्यक्ष होने चाहिए। तो अगर पंचायती राज व्यवस्था में आप देखें, आगे अपन पढ़ेंगे इन चीजों को, तो पंचायती राज व्यवस्था में देखें तो ग्राम पंचायत में 3 प्रकार के जो है संरचना में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। एक होता है सरपंच, दूसरा होता है उप सरपंच और तीसरा होता है पंच। तो जो सरपंच और पंच हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से पंचों के माध्यम से किया जाता है। वहीं जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि जनपद उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनपद सदस्यों के माध्यम से होता है। और जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से। आगे अपन इन चीजों पर पढ़ेंगे। फिर सरकार ये भी तय करती है, जैसे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है कि मध्यवर्ती स्तर पर, यानी जनपद पंचायत के स्तर पर और जिला पंचायत के स्तर पर जो सांसद विधायक होंगे उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई जनपद पंचायत गठित किया जाता है और कोई जिला पंचायत गठित किया जाता है और उन जिला पंचायत या उन जनपद पंचायत के अंतर्गत कोई सांसद है या कोई विधायक है, तो उसके मानक सदस्य के रूप में कौन मौजूद होंगे? सांसद और विधायक मौजूद होंगे। यानी उस निर्वाचन क्षेत्र से जितने भी सांसद होंगे वो जिला पंचायत के सदस्य माने जाएंगे और उस निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी विधायक होंगे वो जनपद पंचायत जिला पंचायत के सदस्य माने जाएंगे। लेकिन ये सदस्य कैसे होंगे? मानक सदस्य होंगे, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। ये वहां पर बैठकर क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उनकी कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, मगर सदस्य के रूप में वो नामित जरूर होते हैं। तो जिला पंचायत और मैंने मध्यवर्ती स्तर पर और जिला पंचायत के स्तर पर सांसदों और विधायक का प्रतिनिधित्व होगा, मतलब वो जिला पंचायत में और जनपद पंचायत में सदस्य के रूप में क्या कर सकते हैं? वो काम कर सकते हैं। फिर अगला है ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत में सांसद और विधायक के रूप में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। क्या ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत में सांसद और विधायक के रूप में उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहता है, मगर अगर कोई सांसद या कोई विधायक किसी गांव का सदस्य है, किसी ग्राम का सदस्य है या किसी ग्राम पंचायत का मतदाता सूची में उसका नाम है, तो ग्राम सभा सदस्य के रूप में क्या कर सकता है? अपना इन्वॉल्व हो सकता है। तो ग्राम पंचायतों में अगर देखा जाए तो विधायक और सांसद जो है किसी ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन वो ग्राम सभा के सदस्य जरूर हो सकते हैं और ग्राम सभा के सदस्य होने के रूप में वो क्या कर सकते हैं? अपना प्रतिनिधित्व दिखा सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं कहां दी गई हैं? 243 सी में कि पंचायतों के गठन और संरचना की व्यवस्था कहां दी गई है? ये आपका 243 सी में दिया गया है। इनकी शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। क्या तय करने की? सारी व्यवस्थाएं तय करने के लिए
निर्वाचन तय करने का कि प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होगा, फिर प्रतिनिधित्व कहाँ होगा, कितना प्रतिनिधित्व होगा, मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर सांसद और विधायकों का कैसा प्रतिनिधित्व होगा, और साथ में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा सदस्य के रूप में उनका प्रतिनिधित्व होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ दी गई हैं? 243C में दी गई। 243 जो डी है या ओ तक की जो व्यवस्थाएं हैं हम आगे की वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज आगे के वीडियो कंटिन्यू करते रहें और एक एक चीजों को समझते रहें। जहां पर भी कुछ चीजें समझ में ना आए तो आप कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं प्रॉपर तरीके से आपको क्या करूंगा, मतलब रिस्पॉन्स दूंगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो आगे का मैटर जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।